Hello friends, I am Dr. Shalja Pandey and today's topic is post COVID-19 care। मतलब जब पेशेंट कोविड के बाद उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या केयर करनी चाहिए अपनी, किस तरीके से अपनी मानसिक और फिजिकल जो कंडीशंस है उसको डेवलप करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो कोरोना वायरस का असर सिर्फ हमारे श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, माइंड, ब्रेन मतलब पड़ता है। उसके साथ साथ इसका प्रभाव जो है हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। उसके साथ साथ क्या होता है, हम मेंटली जो है पेशेंट काफ़ी परेशान और टेंशन में और ज़्यादातर फियर में चला जाता है। कोविड-19 से उबर रहे मरीजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि थकान और एनर्जी की कमी जो है कैसे मैनेज करनी है। मतलब उसको जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको सही होने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। और ऐसा है क्योंकि कई पेशेंट हैं जिनका मैंने देखा कि उनको काफ़ी कमजोरी आती है। वो कहते हैं कि मैडम ठीक तो हो गए मगर बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत वीकनेस है। तो उनको अपनी एनर्जी कहाँ से मैनेज करनी, कैसे बचा के रखनी है, इन चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा। चाहे मरीज जो है गंभीर संक्रमण से पीड़ित हो या उसको हल्का कोई संक्रमण हो, दोनों ही स्थितियों में जो है उसके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तो कैसे करें मैनेज खुद को। तो एक तो खुद पर अपेक्षाओं का बोझ न डालें। मतलब मुझे सारे काम करने हैं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा ना करें। कुछ चीज़ों को वो अवॉइड करें, जो जितनी उनकी क्षमता है उतना ही काम करें। ठीक है, काम को धीरे धीरे करें। और अपने जैसे आप कहीं वर्किंग हैं, जैसे कहीं जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ भी धीरे धीरे ही वापस लौटें। मतलब रेस्ट दें बॉडी को। अगर आपके अंदर ताकत है तब तो उस काम को करने के लिए जाएं, नहीं तो रेस्ट पे रहें। ठीक है, और अपनी एनर्जी को बचाएं। अब क्या होता है कि हम एकदम से सारे काम करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है हमारी एनर्जी लॉस होती है और हमारी बॉडी जो वीक रहती है, तो हमें दोबारा कोई दूसरी दिक्कत होने के चांसेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, अब अपनी ऊर्जा बचाने के लिए आप क्या प्लान करेंगे। इसमें 4P एक होता है, नियम होता है, उसको प्लान करें। 4P। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। P1 प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब दिन के समय आपको कितना काम करना है, मतलब आप उसका मैनेजमेंट कर लीजिए, अपने काम को बांट लीजिए, प्लान कर लीजिए कि हमें इस तरीके से अपने काम को करना है, जो जरूरी नहीं है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट P इज प्लानिंग। नेक्स्ट इज 2 पैसिंग। ठीक है, पैसिंग में क्या होता है कि अपने दैनिक कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और उसको फिर धीरे धीरे अपने कार्य के अनुसार करें, अपने जो एनर्जी लेवल है उसके अनुसार उनको निपटाएं। ठीक है, P3 है प्रायोराइटाइजिंग। ठीक है, प्रायोराइजिंग में क्या होता है कि अपने व्यक्तिगत, प्रोफेशनल, जो फैमिली, सामाजिक जो भूमिकाएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर किसी एक को चुन लें और जो जरूरी काम है उसको करें। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक साथ निभानी है, आपको ऑफिस भी जाना है, आपको प्रोफेशनली भी रहना है, पर्सनली भी रहना है, फैमिली भी देखनी है, सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल उतना नहीं है, तो आप जरूर उससे बीमार होने के दोबारा चांसेस रहते हैं। तो प्रायोराइटाइजिंग जो है वो एक P3 हो गया, जिसमें आपको अपने आप को जो है एक चीज को छोड़ देना है, जो चीजें जरूरी नहीं है उनको छोड़ते हुए आगे का आपको काम करना है। ठीक है, P4 है पोजिशनिंग। इसमें क्या होता है, जहां पर क्या होता है आप आराम कर रहे हैं, जैसे पोजिशनिंग में क्या होता है जहां पर आप आराम कर रहे हो उसके आसपास जो है अपनी जरूरत की चीजें रख ले। जैसे आपको पानी चाहिए तो पहले से ही रखा होना चाहिए, आपको जो भी सामान चाहिए, आपकी जो डेली यूज की चीजें हैं वो आसपास रख लें। उससे क्या होगा, उससे आपकी एनर्जी बचेगी। मतलब इधर उधर जाके आप अपना सामान लेंगे, कुछ करेंगे, उससे अच्छा है कि अपने आसपास अपनी चीजों को मैनेज करके रख लें, जिससे कि आपको जब भी कोई चीज जरूरत पड़े तो उसको ले लें। तो P4 हो गया पोजिशनिंग। ठीक है, जहां पर आप हैं वहां पर अपनी जरूरत की चीजें रख लें। तो ये हो गया आपका P4 नियम, जिसको आप अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कुछ चीजें होती है जिसको आपको बाद में भी फॉलो करना है। एक तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, गर्म पानी पिए, जिस तरीके से आप पहले पानी पी रहे थे गर्म पानी पिए, हाई इनटेक ऑफ वाटर रखें जिससे कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो सके। बॉडी में कमजोरी तब भी आती है जब आप डिहाइड्रेट होते हैं, बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी कमजोरी आती है। तो इन चीजों का ध्यान है। साफ सफाई का ध्यान रखें,
ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग मैंने कहा उसको रखें। दूसरा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे मेडिटेशन करें, योगा करें, सुबह शाम वॉक करें। ये चीजें आपकी, संतुलित आहार लें। खाना जो है, जो डाइट है आपकी वो प्रोटीनियस होनी चाहिए, मतलब हाई प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, ताजा खाना खाएं, बासी चीजें रखी हुई ना खाएं, बासी खाना ना खाएं, पर्याप्त नींद लें, 8 घंटे की नींद पूरी लें। उसके साथ साथ सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे अपना ब्लड प्रेशर चेक करना, ठीक है, अपना टेम्परेचर चेक करना, ठीक है, अपना ब्लड शुगर लेवल कितना चल रहा है वो आपको पता रहना चाहिए, SpO2 लेवल अपना चेक करते रहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी काउंसलिंग भी कराते रहिए, साइको सोशल सपोर्ट ले सकते हैं आप, जिससे कि आपको काउंसिल हो, आपको जो मेंटल टेंशन या आपकी मेंटल जो हर्टिंग हुई है उसको इम्प्रूव कर सके, तो इसके लिए आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें। हल्दी वाला दूध पिए सुबह और शाम, ठीक है, हल्दी वाला दूध पिए, हल्की नमक डालकर पानी में गर्म करके गरारा करें, गार्गल करें, ठीक है। उससे साथ साथ गर्म पानी पिए। सूखी खांसी आने पर जो है गर्म पानी पिए, और गर्म पानी में नींबू निचोड़ के उसमें नमक मिला के आप उसको पी सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर जो बलगम जमा है वो क्लीन हो सके, ठीक है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन, अब पोस्ट कोविड जो 19 केयर है उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा रोल करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब हमें कोविड होता है तो हम डर जाते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हम फियर हो जाता है, हमें डर जाता है, हमारे अंदर दहशत बैठ जाती है कि हमको ये हुआ है और पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, इस टाइप से हम डरते हैं। उसके बाद हम इम्प्रूव करने के बाद भी हमारे दिमाग में डर ही रहता है, हम नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पाते हैं, डर डर के जीते। तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक तो आर्सेनिक एल्बम 30, जिसको पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में पिछली बार बहुत ज्यादा बांटा गया था और इस बार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मगर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिक 30। रेस्पिरेटरी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और फियर, अगर आपके मन में डर बैठ गया है, कोई भय बैठ गया, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेशेंट के मेंटल स्टेटस को भी ठीक करती है। एकोनाइट भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि आपके अंदर अगर डर बैठ गया कि मेरे को कोविड हुआ था, मुझे दोबारा हो जाएगा, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं होगा, फियर ऑफ डेथ हो जाना, इसके लिए एकोनाइट जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। जेल्सीमियम, अगर आप बहुत ड्राउजीनेस फील कर रहे हैं, हर समय नींद आती रहती है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस है, तो वहां पर जेल्सीमियम जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्रायनिया एल्वा, अगर आपको ठीक होने के बाद भी खांसी काफी लंबे समय तक, सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, तो ब्रायनिया एल्वा बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आप यूज कर सकते हैं। इपिटोरियम, अगर आपका बदन टूटा टूटा रहता है, हड्डियों में दर्द जैसा है, कोविड ठीक होने के बाद भी आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस हड्डियों में बहुत पेन हो रहा है, घुटनों में हर जगह सब जगह पेन है, तो उसमें यूपिटोरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैम्फर जो मेडिसिन है, कैम्फर जो है जैसे कपूर होता है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इसकी स्मेल होती है। कैम्फर जो है नेजल जो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे खुशबू, स्मेल ना आना, जैसे पेशेंट कहता है कि मुझे अभी भी खुशबू अच्छे से नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही, कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो कैम्फर अगर आप उसको सुंघा दें तो काफी हद तक उसको रिलीफ होता है पेशेंट को, उसकी जो खुशबू की जो शक्ति होती है, स्मेलिंग जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है। तो कैम्फर जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, और कैम्फर जो होती है ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहा है तो उसको भी दूर करती है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है पोस्ट कोविड केयर के लिए, और कोविड के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि होम्योपैथी में कहते हैं कि इसे ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, कोविड का भी बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में, मगर सिम्टोमेटिक, अगर आप पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको इलाज दें तो कोरोना का बहुत अच्छा होम्योपैथी में इलाज है, अगर डॉक्टर चाहें तो बहुत अच्छे से उसको सही कर सकते हैं। 5 पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी थी कोविड की सिम्टोमेटिक के बेस पे, माना कि वो लोग एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे थे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, मगर उसके बाद भी उन्होंने, जब उनको 15-15 दिन बुखार आ रहा था, नहीं उतर रहा था, कोई रिलीफ नहीं हो रहा था, उसके बाद जब मेडिसिन दी तो उसके बाद वो क्योर्ड हुए हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे ये बात कह रही हूँ कि कोविड का भी बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर मेडिसिन दी जाए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा पोस्ट कोविड साइकोथेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी, पोस्ट कोविड फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन, मतलब इम्प्रूवमेंट करती है, जैसे डीप ब्रीदिंग जेंटली एंड ब्रीथ कंट्रोल, ठीक है। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, हम लंबी सांस लेते हैं, मैंने हमेशा बताती हूँ, मैंने इतने वीडियोस बनाए उसमें हमेशा बताया है कि एक सीधा बैठ के बिल्कुल इस तरीके से 4 to 5 टाइम्स अपनी सांसों को लें, और उसके बाद गिने कि आपने कितनी सांसें ली, और उसके साथ आपका जो अटेंडेंट है जो फिजियोथेरेपी करा रहा है वो आपकी इस ब्रीथ को चेक करे कि आपने कितनी बार अच्छे से सांस ली, तो ये 4 to 5 टाइम्स डीप ब्रीथ करें। उसके बाद ब्रीदिंग जेंटली,
धीरे धीरे आराम आराम से सांस लें, अपनी सांस को अंदर लें फिर बाहर की तरफ डालें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ACBT क्या होता है? एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स। ठीक है, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं क्लियर करने के लिए। चेस्ट में अगर कोई दिक्कत है, अगर चेस्ट में आपकी बलगम है, स्पुटम है, तो उसको क्लियर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो कि हेल्प करती है आपके लंग्स को क्लियर करने में। तो इसमें क्या होता है? ब्रीदिंग कंट्रोल एक एक्सरसाइज होती है। ब्रीदिंग कंट्रोल में क्या होता है कि आप सांस अंदर की तरफ लेंगे, फिर धीरे 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 आप बाहर की तरफ उसको नाक से निकालेंगे, मुंह से नहीं, इस टाइप से। दिस इज ए ब्रीदिंग कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करके आपको उसे करना है। जैसे हमें महसूस करना है कि हमारी जो टेंशन है वो हमारी सांस के साथ बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें अपनी नाक से सांस को अंदर धीरे से लेना है और फिर बाहर जेंटली, मतलब आराम आराम से छोड़ना है। और हमें ये फील करना है कि हमारे अंदर की जो बीमारी है, जो टेंशन है, वो हमारी ब्रीथ के साथ बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और ब्रीथ करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है? डीप ब्रीथ, उसके बाद डीप ब्रीदिंग आता है। डीप ब्रीदिंग भी एक एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है कि इसमें लंबी और धीरे से सांस लेना। टेक ए लॉन्ग स्लो डीप ब्रीथ थ्रू, ठीक है, थ्रू योर नोज, नाक के थ्रू, जैसे, ठीक है, लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे लेंगे और गहरी सांस लेंगे, किसके थ्रू? अपनी नोज के थ्रू, जो कि क्या होता है इसमें चेस्ट और आपका चेस्ट और शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहने चाहिए। ठीक है, और इसमें 3 to 5 टाइम जो है ब्रीदिंग लेंगे जेंटली। ठीक है, तो ये हो गया डीप ब्रेथ। तो पहले हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज थी, उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। अब है हफिंग। हफिंग एक्सरसाइज, हफिंग एंड कफिंग होती है एक्सरसाइज, जो कि लंग्स कैपेसिटी के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है कि ये एक टेक्निक है जो कि हेल्प करती है, जो म्यूकस है हमारा, वो स्मॉल जो है स्मॉल एल्वियोल से लेके जो है उस लॉन्ग, सॉरी, हाँ, ये एक टेक्निक होती है। हफिंग जो है एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है? दैट हेल्प्स मूव म्यूकस स्मॉल एंड टू लॉन्ग हफ। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्मॉल एंड लॉन्ग हफ, द बिग एंड शॉर्ट हफ। ठीक है, इस टाइप से करते हैं। इसमें इसको जो है हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेशन टेक्निक्स भी कहा जाता है, FET। इसका मतलब क्या होता है? एयरवे क्लियरेंस टेक्निक। इस मतलब क्या होता है कि हमारे जो लंग्स के एयरवे है उसको क्लियर करती है। ठीक है, तो हमारा जो हफिंग में क्या होता है, जो हमारा म्यूकस होता है वो स्मॉल एरोला से लेके जो है उसमें लंग्स में आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है फिर वो लंग्स से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये बलगम है। जैसे हमारा क्या होगा, हम सीधा बैठेंगे और अपना जो हैंड्स हैं जस्ट लाइक दिस, लाइक दैट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अपने हाथों को यहाँ रखेंगे और अपनी नाक से सांस लेंगे। ठीक है, अपनी स्ट्रेट बैठे, अपनी ऐसे चेस्ट, इसमें एल्बो को, सॉरी, अपनी जो चिन है उसको ऐसे करेंगे और इस टाइप से अपनी सांस को बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, इसे हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेशन टेक्निक। मतलब इससे क्या होता है, हमारे एयरवे जो होते हैं क्लियर होते हैं इस टेक्निक से, और लंग्स में अगर कोई स्पुटम है तो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे कि आप उसको एक्सपोरेट कर सकते हैं, बाहर की तरफ आराम से थूक सकते हैं। तो ये एक टेक्निक्स हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप उसे यूट्यूब पे सवाल कर सकते हैं। कॉल फॉर मी ऐप पे मुझसे डायरेक्ट बात करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाय बाय।